नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैबिनेट गठन के बाद मंत्रियों के कमान संभालने वाली खबर से। कैबिनेट गठन के बाद अब मंत्रियों ने ऑफिस ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपने अपने ऑफिस पहुंचकर ऑफिस ज्वाइन किए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अब भी एक सवाल बना हुआ है कि पदभार संभालने वाले मंत्रियों को विभाग कब मिलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल के पहले दिन भजनलाल सरकार में मंत्री और कई नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच जिन जिन मंत्रियों ने पदभार संभाला, उनमें सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संभाला पदभार। विधि विधान से सचिवालय में की पूजा अर्चना। शुभ मौके पर पूरा परिवार था साथ। तस्वीरें सचिवालय के कमरा नंबर 4103 की हैं, जहां बैठकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता से किए वायदों को अमली जामा पहनाएंगे। नए साल के पहले दिन वो अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पदभार संभाला। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कमरा नंबर 4103 में शुभ मुहूर्त के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और जनता से वादा किया कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की जाएगी। ये जीवन के सबसे शानदार दिन है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, जहां सुविधाएं आसान हो रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं, आसान हो रही हैं और राम राज्य स्थापित हो रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए, ये तो हमारी पीढ़ी के लिए, आपके मेरे लिए, जो हम जीवित हैं, सदियों बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है और वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के। ये अपने आप में एक इतिहास है। सबको साथ में लेकर, पूरे देश के एक एक नागरिक को साथ में लेकर ये काम हो रहा है और उसमें सब जुड़ रहे हैं। अभी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, सब आराम से वहां जाकर दर्शन भी कर लें। मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संभाला पदभार। सचिवालय में हुआ जोरदार स्वागत। पदभार संभालने वाले नेताओं में दूसरा नाम है मंत्री जोगाराम पटेल का, जिन्होंने सचिवालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। इस दौरान फूल माला पहनकर उनका मुंह मीठा किया गया। सबसे पहले तो आपके प्रसिद्ध और घर घर के चैनल की मार्फत मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने हमारा हौसला अफजाई की है। आज हमने प्रभु के आशीर्वाद से, हमारे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी हमने दी, उस जिम्मेवारी को ग्रहण किया है और मैं आपकी मार्फत, पूरे चैनल की मार्फत आप आवाम को, मेरी लूणी की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आम आवाम की जो अपेक्षा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अनुसार कार्रवाई करते जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के हमारे सपने को पूरा करेंगे। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने संभाला पदभार। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। सचिवालय में पदभार संभालने वाले मंत्रियों में जवाहर सिंह बेढ़म भी थे, जिन्होंने सचिवालय की तीसरी मंजिल पर अलॉट किए गए अपने कमरे में पदभार संभाला। इस दौरान उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। पदभार ग्रहण करने के बाद जवाहर सिंह बेढ़म ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और जनता से किए वायदों को पूरा करने का भरोसा जताया। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना शुरू हो गया है और अब नेता, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के कारण आम जनता परेशान नहीं होगी। पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों के बर्दाश्त के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े, गौ तस्करों के हौसले बढ़े, लूट चोरी नकबजनी करने वालों के हौसले बढ़े, पेपर लीक करने वालों के हौसले बढ़े और तो और हमारी सनातन संस्कृति पर हमला हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तुष्टीकरण हुआ। उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाते हुए एक शांति प्रिय प्रदेश, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उसमें विकसित राजस्थान भी अपने पायदान पर पहुंच करके उसमें सहयोग प्रदान करे। अविनाश गहलोत ने संभाला पदभार। परिवार के साथ कक्ष में की पूजा अर्चना। वहीं मंत्री अविनाश गहलोत ने भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ अपने कक्ष में पदभार को संभाला। कि जिस उम्मीद के साथ में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जो बहुमत दिया है,
चुनाव पूर्व जो हमारे घोषणा पत्र था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस पर काम करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज चूंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में सचिवालय में पहला दिन है, बैठकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बात करेंगे। आज कल में पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो जाएगा। मुख्य रूप से हमारी प्रमुख ये रहेगा कि जो विभाग मिलता है उसमें विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान की जनता को परेशानी नहीं हो। जो 5 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार देखा, कानून व्यवस्था देखी, उससे कहीं बाहर निकलकर हम लोग अच्छा काम करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक ढंग से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों को समय पर राहत मिले। ओटाराम देवासी ने संभाला पदभार, गोविंद देव जी मंदिर में किया दर्शन पूजन। नए साल की शुरुआत पर जिम्मेदारी संभालने वालों में ओटाराम देवासी का नाम भी शामिल था, जिन्होंने सचिवालय की पहली मंजिल पर उन्हें अलॉट किए गए कक्ष में अपना पदभार संभाला। हालांकि इससे पहले वो जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। एक एक कर कई मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जो औपचारिक रूप से काम करने की बात कर रहे हैं। जनता भी उम्मीद कर रही है कि सरकार विभागों के बंटवारे करे ताकि उनके रुके हुए काम रफ्तार पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में आयोजित होने वाली 98वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अहम बैठक ली। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये मीटिंग सीएमओ में बुलाई गई। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी यूआर साहू सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का रिव्यू किया गया। आपको बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी तक आयोजित होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित देश भर के डीजीपी, आईजी स्तर के आईपीएस ऑफिसर्स भी हिस्सा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर में बीजेपी ने रामचरितमानस और दिया बाती कार्यक्रम का आयोजन किया। सीपी जोशी ने दिया बाती भी बांटी। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि श्रीकरणपुर में कमल खिलेगा, कांग्रेस सदमे में है। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री बनाना ठीक नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, शिकायतें हो रही। कांग्रेस अभी सदमे में है और वो हार पचा नहीं पा रहे हैं और करणपुर की भी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू। खबर टोंक से है, जहां मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल की न्याय यात्रा पर मदन दिलावर ने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी अन्याय यात्रा निकालें। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया गया। विदेश में पीएम के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। सुनिए। कुछ भी निकालें। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद खराड़ी में उन्होंने भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन किए। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बेहद अहम है। इस दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है, पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। ये एकलिंग नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है। हम तो मुनीम हैं और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक, तब से उन्होंने केवल एकलिंग नाथ को ही शासक, असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंग नाथ के दर्शन मुझे हुए हैं।
और राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब सवाल है विभागों के बंटवारे का। शपथ ग्रहण के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा महकमा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजार के बाद फिर इंतजार, मंत्री बने अब विभागों का इंतजार। प्रदेश में जब से भजनलाल सरकार बनी है काम सभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंतजार का तड़का लगता है। आप पिछले पैटर्न को गौर करके देख सकते हैं। सीएम बनने से लेकर कैबिनेट गठन तक सब में सस्पेंस और इंतजार का दौर देखा गया। अब कैबिनेट का गठन हो गया है तो एक बार फिर विभागों के बंटवारे पर इंतजार का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पूरा दिन इसी इंतजार में गुजरा कि शायद छुट्टी के दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। प्रदेश की सियासत में इंतजार और कयासों का जो तालमेल देखने को मिल रहा है, उसके दरमियान विभागों के बंटवारे पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें उन मंत्रियों पर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पावरफुल महकमे दिए जाएंगे। इन सब में सबसे पहला नाम है दिया कुमारी का। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को भजनलाल सरकार में बेहद खास विभाग दिया जा सकता है। कई जानकार तो उन्हें गृह मंत्री बनाने तक की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं तो उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर इन दोनों महकमों को सीएम अपने पास रखते हैं तो फिर उन्हें कम से कम 2 बड़े महकमे दिए जाएंगे, जिसमें से न केवल राजपूत समुदाय में मजबूत संदेश जाएगा, बल्कि महिला वोटरों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो सकेगी। अनुभव को देखते हुए यूडीएच जैसे महत्वपूर्ण महकमे भी उन्हें दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो दूसरे ऐसे दलित विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी दलितों के बीच अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के कोर वोट में सेंध मारने के मकसद से दूसरी बार दूदू से चुनाव जीत कर आए प्रेमचंद बैरवा को महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है। लोकसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी की ओर से ज्यादा नजदीक लाने के लिए भजनलाल सरकार बैरवा को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे सकती है। राजस्थान कैबिनेट में शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों में से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वसुंधरा सरकार में भी वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना तय है। उसकी वजह है किरोड़ी लाल का MBBS होना। उनको ये महकमा इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि गहलोत सरकार में परसादी लाल मीणा के पास ये विभाग था। पूर्वी राजस्थान के मीणा वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर किरोड़ी लाल की पसंद भी बताया जा रहा है। अब बात आती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र सरकार में युवा, खेल के साथ प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें भजनलाल सरकार अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े महकमों की जिम्मेदारी उन्हें दे सकती है। राज्यवर्धन टास्क मास्टर माने जाते हैं। बीजेपी में उन्हें यूथ आइकन माना जाता है, इसलिए सीएम भजनलाल राठौड़ को युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के साथ PHED दिया जा सकता है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में चल रहे प्रोजेक्ट पर सरकार की निगाहें हैं। कई मामलों में जांच चल रही है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना में कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में राठौड़ को इस विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी राठौड़ को दिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि सीएम उन्हें राजस्व जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दे सकते हैं, पर इन सब के बीच महकमों का बंटवारा कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले मंत्री बनने का इंतजार और अब पोर्टफोलियो की प्रतीक्षा। भजनलाल सरकार में लगता नहीं कि अगले 1-2 दिन में महकमों का बंटवारा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही इशारा कर रहा है, मगर जो कद्दावर नेता है उनको महत्वपूर्ण विभाग
मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी को सभी की सभी 25 सीटें जीतनी है लोकसभा चुनाव में, तो फिर बड़े नेताओं को अहम ओहदों से ज़रूर नवाजना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी का बाड़मेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हमीरपुर मठ में उनका पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर मठ में देव दर्शन किए। इस मौके पर महेंद्र प्रतापपुरी ने कहा कि मंत्री न बनना कोई दुख की बात नहीं, मैं मंत्रिमंडल के निर्णय से संतुष्ट हूं और आने वाले 5 सालों में सब मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत को जब तक विश्व गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कृपा जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया, और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो, बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोखरण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। आज मैं अकेला नहीं, पोखरण की लाखों लाखों जनता तो हम सबके साथ खड़ी है। रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मत डाले। ये पोखरण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारातरा मठ है उसकी शाखा ये हमीरपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुर जी महाराज की कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुर जी महाराज, हमारे आदरणीय खुशहालगिरी जी महाराज विराजे यहाँ दर्शन करने आया। और यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। तो प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज सुबह सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह 9:15 बजे ही ज्वाइन करने के लिए सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में गणेश मंदिर से दर्शन कर अपने काम की शुरुआत की। पद संभालने के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी जरूरी फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से काम किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से निश्चित रूप से बेहतर समन्वय होगा और केंद्र सरकार पूरा सहयोग भी करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही सुधांशु पंत को रिलीव करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं प्रदेश सरकार को लौटाई थी। रविवार को प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया था। सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला है, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा।
नए साल के पहले दिन सचिवालय में नौकरशाही की कमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने संभाली। आज यहां पर पहुंच करके उन्होंने जो बातचीत की उसमें स्पष्ट मैसेज दिया कि आम जन की जो योजनाएं हैं उसमें कहीं भी दायरा घटाने की ओर फोकस नहीं होगा। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा। केंद्र से बेहतर तालमेल मिलाकर के केंद्र की योजनाओं का बेहतर जो है लाभ जनता को मिल सकेगा। विकसित भारत से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने 100 दिन का टारगेट लिया है उसको लेकर के सही दिशा में काम करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल उन्होंने वित्तीय हालात पर कहा है कि अभी हालात को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ करके और बेहतर काम किया जा सकता है। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियां यहाँ पर प्रशासनिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मौजूद हैं। फिलहाल राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत ने जिम्मेदारी संभाली है। आज सीट पर जब वो पहुंचे तो अपनी सीट पर बैठने से पहले लंबे समय तक उन्होंने एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। उसके बाद में राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली। पहली बैठक उन्होंने बतौर मुख्य सचिव सीएम के साथ में राजस्थान डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर के अटेंड की। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियाँ हैं, नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। ऐसे में सुधांशु पंत अगले 5 साल किस तरह से काम करेंगे इस पर जनता की नज़र भी रहेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में जयपुर से। तो वहीं नागौर नए साल में राजस्थान पुलिस कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाएगी। इसके लिए साल 2024 की प्राथमिकताएं भी तय कर दी गई हैं। इनमें पुलिस का सबसे ज्यादा जोर संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, नकल गिरोह और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ रहने वाला है। नए साल में राजस्थान पुलिस ने नई सत्ता और नए डीजीपी के निर्देशन में अपराधियों को कड़ा सबक सिखाने की आमजन में उम्मीद जगाई है। तो वहीं दौसा के बिजली निगम कार्यालय में पहुंचे भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा ने अधिकारियों संग मीटिंग की और बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मीणा ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायकों ने मिनी मुख्यमंत्री बनकर काम किया था और अपने पसंद के अधिकारी लगाएं। खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान भी भ्रष्टाचार किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो पुराने ढर्रे पर चल रहे अधिकारी कर्मचारियों को भी बदल दिया जाएगा। पहली बात तो आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और दौसा जिले वासियों को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति से रहें। साथ ही आज मैंने दौसा एससी के साथ मीटिंग करते हुए जो व्यवस्थाएं बिजली की दुरुस्त होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त नहीं हुई हैं। मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 हफ्ते से बिजली की बड़ी विकट समस्या है। किसान परेशानी में थे। हालांकि मैं प्रयासरत था। मैंने आज बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। सिंगल फेस की जब भी आवश्यकता उनको सिंगल फेस की बिजली मिलनी चाहिए। और निश्चित रूप से बिजली विभाग में काफ़ी सुधार भी हुआ है और सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 1-2 रोज में महुआ ही नहीं दौसा जिले के अंदर बिजली की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से। और रुक करेंगे अगली खबर का। महंगी रसोई गैस से परेशान प्रदेश के उपभोक्ताओं को आज से राहत मिलने जा रही है। दरअसल आज से पात्र उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 1 जनवरी 2024 से सस्ता सिलेंडर लोगों को मिलेगा। नए साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पूरा किया और आज से बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को रसोई गैस 50 रुपए सस्ती मिलेगी। बता दें कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पात्र लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही थी। बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं से प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। साहब ने जो बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये में जो सिलेंडर दे रहे हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं, उनका बहुत आभारी है। 20 सिलेंडर चले गए, 10 सिलेंडर बाकी है अभी तक। और कितने में दे रहे हो अभी? 222 में दे रहे हैं। अभी कितने लोगों ने इसका लाभ लिया इसका अभी तक तो आ रहे हैं लगभग 30-32 लोग तो ले गए। तो वहीं दौसा में होमगार्ड जवान संतोष मुदगल की मौत के मामले में 65 दिन बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिल सका। इसे लेकर गुस्साए सर्व समाज ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी कलेक्टर को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इसके बाद कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को बुलाया और मामले की जानकारी ली।
उन्हें कलेक्टर ने आर्थिक पैकेज जारी करने को लेकर पूरी जानकारी दी। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को चुनाव ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान संतोष मुदगल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसी को लेकर पहले भी कई संगठनों की मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन 65 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिए जाने से गुस्साए सर्व समाज ने आज दोबारा मोर्चा खोल दिया। क्योंकि अब वो तो गए, लेकिन उसके बाद मेरे परिवार जैसे मेरे बच्चा है, हमारे लिए कहा गया था, आश्वासन दिया गया था शुरू में कि हमको अनुकंपा तो नियुक्ति दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ और जो पैकेज है वो भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरे आने वाले समय मेरे बच्चे की परवरिश के लिए यही आज जो रिक्वेस्ट है कि मुझे वो मुआवजा सब कुछ दिया जाए। सर्व समाज के सभी लोगों ने आज संतोष जी मुदगल जो इलेक्शन दौरान ड्यूटी के दौरान मर गए थे एक्सीडेंट में, तो जो भी इलेक्शन के नियम है, विभागीय नियम है, उसके परिवार को जितना पैकेज है 50 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का वो मुआवजा दिया जाए। सरकारी नौकरी की कलेक्टर साहब ने बोली थी, लेकिन आज तक 65 दिन होने के बाद में कुछ प्रावधान का वो नहीं हुआ और जो राशि जो अमाउंट जो कलेक्टर साहब ने बोला था उसमें भी मात्र 3 लाख रुपए देके और उसकी क्षतिपूर्ति इतिश्री कर ली। तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जोधपुर पुलिस ने जालोर के भीनमाल के रोपसी से सगनी कुमारी नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के झालामंड के रहने वाले कैलाश प्रजापत नाम के युवक ने 23 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोचिंग संस्थान में संजू नाम की एक युवती के संपर्क में आया, जहां वो 3 साल एक साथ पढ़े, जिसने जनवरी 2023 में एसआई की परीक्षा पास कराने की बात कही और अपने किसी भाई से बात करवा के ज्वाइनिंग का खर्च 12.5 लाख रुपए से ज्यादा बताया, जिसके बाद 2 अलग अलग खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराए गए और 2.5 लाख रुपए नकद दिए गए। आरोप है कि महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर कुल 54,40,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने संजू और उसके 4 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड से बस कंडक्टर के बैग चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक युवक कंडक्टर के बैग को ले जाते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसका बैग बस के डैशबोर्ड पर रखा था। 12 से बस लेकर वो कोटा के नयापुरा स्टैंड पर पहुंचा था। बस स्टैंड पर बस खड़ी करके वो बुकिंग विंडो पर तक गया, लेकिन वापस आने पर उसे उसका बैग नहीं मिल सका, जिसमें कपड़ों के साथ साथ कुछ जरूरी कागजात और पैसे भी थे। पीड़ित ने चोरी की शिकायत नयापुरा थाने में दी है, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक संदिग्ध बैग ले जाते हुए नजर आया है। और अब एक नजर 5 मिनट